हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 8 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट दूसरा कंप्लीट कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस कर दिया है। अगर आपने इस क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी क्लास को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम आज के इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी नोट कराने वाला हूं। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और जितने भी फैक्ट्स मैं नोट कराऊंगा उसको बड़ी ध्यान से नोट करना है आपको और निश्चित ही उसे याद कर लेना है। इसके बाद मैं आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बस एक छोटा सा काम करो यार, लिंक को कॉपी करो और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं सभी के पास इस लिंक को शेयर करो ताकि सभी कोई क्लास में जुड़ सके। और इसके बाद बस एक छोटा सा काम और भी करना है आपको। यदि आप भी चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो यार क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करो फटाफट से। और क्लासेस को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और प्यारा सा एक कमेंट करो कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है। और साथ में बस शेयर करो यार, फटाफट से शेयर करो, सभी स्टूडेंट को शेयर करो ताकि फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और स्टार लगाइए क्वेश्चंस को, यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भारतीय संविधान में वह भाग नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब फटाफट से नोट्स को हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो क्या है, भाग नंबर 1। यदि मैं भाग नंबर 1 की बात करूं तो भाग नंबर 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और यदि मैं आपसे अनुच्छेद के बारे में पूछ लूं तो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 की बात करूं तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। और अनुच्छेद यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद याद रखोगे 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 की बात करूं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगर अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए, अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखोगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है यह मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 की बात करूं तो भाग 4 में आप नोट करोगे राज्य के नीति निर्देश तत्वों का, ठीक है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देश तत्वों का यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद याद रखोगे मेरे भाई 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करना, 4 के ए में यदि आपसे बात कर लिया जाए, 4 के ए में यदि आपसे बात कर लिया जाए तो आपको याद रखना है मूल कर्तव्यों का वर्णन, ठीक है, मूल कर्तव्यों का वर्णन किसमें किया गया है? तो 4 के ए में किया गया है। अनुच्छेद यदि पूछा जाए तो आपको याद रखना है 51 का ए, अनुच्छेद क्या याद रखना है? 51 का ए। चलिए फटाफट से दूसरे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसने कहा अनुच्छेद 32 जो है यह भारतीय संविधान की आत्मा है। तो आपको याद रखना है BR अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 32 जो है यह भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है, हृदय और आत्मा है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। ऐसा किस लिए कहा गया? अनुच्छेद में आखिर ऐसा, अनुच्छेद 32 में ऐसा क्या चीज है जिसके लिए इसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 में मूल कर्तव्यों का, ठीक है, मूल का क्या कहते हैं, मूल अधिकारों का, किसका? मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है, इसके बाद प्रभावी सुलभ एवं संक्षेप उपचार का वर्णन है। किसका वर्णन है? उपचार की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 32 जो है यह भारतीय संविधान का क्या है? तो आत्मा है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्टार लगाइए, पूछी जाने वाली क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में भी कराया है। तो चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। फिर यहां पर नोट्स नोट करना,
सबसे पहला नोट्स ये कि संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार जो है यह किसे नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना है बी.एन. राव को। किसको? बी.एन. राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। फिर यहां पर देखिए एक ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट करना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या नियुक्त किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे मेरे भाई, यह कौन थे? तो संविधान सभा के राज्य समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संविधान सभा के राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहां पर देखिए क्या है ऑप्शंस है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्वेश्चंस कहता है, तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यह संविधान सभा का क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा चौथा क्वेश्चंस क्या है। चौथा क्वेश्चंस कहता है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब समाप्त होता है? तो आपको याद रखना है संविधान सभा का जो प्रथम सत्र था यह कब समाप्त होता है? 9 दिसंबर को समाप्त होता है। ईस्वी कौन था? तो ईस्वी याद रखना 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम सत्र समाप्त होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है यह क्या करता है? तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता करता है। और इसी प्रथम सत्र में ही सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है संविधान सभा का। इसके बाद दूसरा सत्र, ठीक है, इसका याद रखना है दूसरा सत्र जो है, दूसरा सत्र इसका कब होता है? तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का दूसरा क्या कहते हैं दूसरे सत्र की बैठक होती है। और इसी बैठक में, ठीक है, दूसरे सत्र में, दूसरे बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेरे भाई क्या चुना जाता है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चंस, स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चंस है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है हरित क्रांति जो संबंधित है मेरे भाई यह कृषि उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है। अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पर नोट्स कीजिए। सबसे पहला तो ये नोट कीजिए कि क्या कहते हैं हरित क्रांति जो है यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो आपको याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना। कौन? पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित है हरित क्रांति, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या बनता है? दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन जो है, दुग्ध उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो आपको याद रखना है श्वेत क्रांति से। किस क्रांति से? श्वेत क्रांति से संबंधित है आपका दुग्ध उत्पादन। यदि आपसे पूछ लिया जाए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को जो क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो आपको याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना से। किससे? चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो कि याद रखना है 1970 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड के तहत, किसके तहत? ऑपरेशन फ्लड के तहत जो है इस पर काफी जोर दिया गया। इसके बाद देखिए यहां पर बात करते हैं मछली उत्पादन का, ठीक है, तो मछली उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है नीली क्रांति से। किस क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित है। और फिर मैं यदि पूछ लूं किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना से। किससे? 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आपको याद रखना है 1985 से लेकर 1990 तक जो थी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिर मैं यदि आपसे पूछ लूं कि नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। किसको? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को क्या कहा जाता है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को कहा जाता है नीली क्रांति का जनक। क्या कहा जाता है? नीली क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। चलिए आप हमको फटाफट से कमेंट करके बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला क्वेश्चंस कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया गया था यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। चलिए अब यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण क्रांति जो है यह कब शुरुआत होती है, तो आपको याद रखना है 5 जून 1974 से। कब से? 5 जून 1974 में इसकी शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? तो बिहार से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है?
बिहार से शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मेरे भाई कांग्रेस पार्टी का अंत। किसका अंत? कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का अंत क्या था? इसका उद्देश्य था। इस समय देखिए जिस समय संपूर्ण क्रांति होती है उस समय जो मेरे भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? चलिए आप फटाफट से कमेंट करके बताइए भारत के प्रधानमंत्री इस समय कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी इस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इंदिरा गांधी जो है इस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी समय क्या होता है? तो भारत में आपातकाल लागू कराई जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा। और कब कराई जाती है? चलिए आप कमेंट करके बताइए कि भारत में, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि भारत में आपातकाल जो लागू होता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, वह कब लागू होता है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है पटना उच्च न्यायालय स्थापित होता है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो होती है यह कब होती है? तो स्टार लगाकर क्वेश्चंस को नोट कीजिए। 1916 ईस्वी में जो है यह पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके बाद चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को हम लोग नोट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में क्या है? तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि भारत जब स्वतंत्र हो जाता है उसके पश्चात जो है पटना उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश, ठीक है, प्रथम न्यायाधीश के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो आपको याद रखना है इस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम न्यायाधीश जो बने वह कौन बने? पंडित लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश बना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया किस पर? स्टार लगाइए, पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। और आपको याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था यह उद्योगों से संबंधित था। किससे संबंधित था? उद्योगों से संबंधित था। इस उद्योगों में इस पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। फिर मैं यदि आपसे पूछ लूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक थी। कब थी? 1956 से लेकर 1961 जो कि इसकी अवधि रही थी। इसके बाद अगर मैं पूछ लूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आपको याद रखना है महालनोबिस मॉडल पर। किस पर? महालनोबिस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे यदि मैं बात करूं कि यहां पर देखिए, यहां पर मैंने आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ाया। फिर यदि आपसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ लिया जाए, थर्ड पंचवर्षीय योजना जो कि इसमें किस पर बल दिया गया था, तो आपको याद रखना है थर्ड पंचवर्षीय योजना में गेहूं के उत्पादन में सुधार पर। किस पर? गेहूं के उत्पादन में सुधार पर। और साथ में कृषि पर भी जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर भी जोर दिया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको याद रखना 1961 से लेकर 1966 तक जो थी वह तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद देखिए आपको याद रखना है तृतीय पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे किस योजना के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। किस योजना के नाम से? गाडगिल योजना के नाम से तृतीय पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई 9वां नंबर क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत देखिए ऑप्शंस क्या है? 1920, 1922, 1916, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो आपको याद रखना है 1 सितंबर 1961 ईस्वी में। कब? 1 सितंबर 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? तो आपको याद रखना है बेलग्रेड में। कहां पर? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। कहां पर? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसकी शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आसियान है एक। तो आपको याद रखना है आसियान जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आसियान क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या कहते हैं? आसियान के अंतर्गत अभी कितने देश हैं? तो आसियान जो है मेरे भाई यह आपको याद रखना है यह एशिया के, ठीक है, एशियाई अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और इसमें कुल मिलाकर अभी 10 देश शामिल है। कितने देश? 10 देश शामिल है, जिसमें से मैं आपको कुछ नोट कराता हूं क्योंकि आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा देश जो है आसियान में शामिल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आसियान के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले नोट करना कंबोडिया। क्या नोट करना? कंबोडिया। इसके बाद नोट करना इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है? लाओस, ठीक है, लाओस।
इसके बाद आपको याद रखना है म्यांमार, क्या याद रखना है, म्यांमार। इसके बाद आपको याद रखना है सिंगापुर, क्या याद रखना है, सिंगापुर। इसके बाद आपको याद रखना है क्या, तो वियतनाम, ठीक है, वियतनाम। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है, तो इसके बाद याद रखना है ब्रेनई, क्या याद रखना है, ब्रेनई। इसके बाद आपको याद रखना है फिलीपींस, क्या याद रखना है, फिलीपींस। इसके बाद आपको याद रखना है मलेशिया, क्या याद रखना है, मलेशिया। ये सब जो है ये सब किसके देश हैं, तो आसियान के अंतर्गत शामिल देश हैं। तो कुल मिलाकर इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। और देखिए आज मैं आपको लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं, स्टार लगाइए। क्वेश्चंस कहता है जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण क्रांति पर प्रकाश डालिए। देखिए क्वेश्चंस 2017 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। हर 2 साल के बाद इस क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, मतलब 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले संपूर्ण क्रांति का परिचय देखेंगे। संपूर्ण क्रांति जो है मेरे भाई, संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 की विशाल सभा में जेपी नारायण के द्वारा, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या किया गया, तो पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों, एक संपूर्ण और एक क्रांति, इस दोनों शब्दों का क्या किया गया, उच्चारण किया गया। इस दोनों शब्दों के बारे में विशेष जानकारी लोगों के बीच प्रस्तुत की गई। क्रांति शब्द तो नया नहीं था, क्योंकि क्रांति ये बहुत ही पूर्व का शब्द था, लेकिन संपूर्ण क्रांति यह लोगों के लिए बहुत ही नया शब्द था। गांधी परंपरा की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर समग्र क्रांति प्रयोग में आता था, लेकिन लोकनायक, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि जयप्रकाश नारायण को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है, और वह कौन कौन सी क्रांति है, तो मेरे भाई राजनीतिक क्रांति है, आर्थिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति है, सांस्कृतिक क्रांति है, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। ये सभी के सभी किसमें शामिल थे, संपूर्ण क्रांति में शामिल थे। इसलिए इन 7 को मिलाकर ये क्रांतियां बनी, जिसका नाम क्या पड़ा, तो संपूर्ण क्रांति, ठीक है। इसके बाद देखिए संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो सिंपली आपको याद रखना है संपूर्ण क्रांति का सबसे मुख्य उद्देश्य था इंदिरा गांधी के सरकार को गिराना। किसके सरकार को, इंदिरा गांधी के सरकार को गिराना था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। 5 जून को सायंकाल यानी कि शाम के समय में पटना के गांधी मैदान में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह क्रांति बिहार से शुरुआत होती है, तो पटना के गांधी मैदान पर लगभग 5 लाख लोगों ने क्या किया, तो अति उत्साही भीड़ भरी जनसभा में देश की गिरती हालात, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनुपयोगी शिक्षा पद्धति और प्रधानमंत्री के द्वारा ऊपर लगाए गए आरोपी, ठीक है, आरोपी का सविस्तार उत्तर देते हुए जयप्रकाश नारायण ने बेहद भाव अतिरेक में क्या किया, तो जनसाधारण की पहली बार संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण ने कहा था, क्या कहा जयप्रकाश नारायण ने इस संपूर्ण क्रांति के संबंध में, कि यह क्रांति नहीं है मित्रों, यह संपूर्ण क्रांति है। विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं, यह तो महज मील का पत्थर है। यानी कि मील का पत्थर होना, यानी कि हमारी मंजिल तो बहुत दूर है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि मील की क्रांति होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। इसके बाद देखिएगा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने क्या किया था, तो जात पात, तीक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया। उसी मैदान में हजारों की हजार संख्या में जनेऊ तोड़ दिए गए और नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया, तो आपको याद रखना है, देखिए नारा दिया गया था कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो, यह नारा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद इस दिन अपने प्रसिद्ध भाषण में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी को दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजों हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस व्यवस्था की ही उपज है। वह तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण बदलाव या संपूर्ण व्यवस्था बदल जाएगी, और संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। इसके बाद चलिए बात करते हैं देश में आपातकाल की स्थिति। जब यह संपूर्ण क्रांति चल रहा था, उसी समय इंदिरा गांधी ने इन सभी को दबाने के लिए क्या किया, तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और जयप्रकाश नारायण की निगाह में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही थी।
1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी के चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश नारायण ने उसे इस्तीफा देने की मांग करी। इनका साफ कहना था कि इंदिरा गांधी की सरकार को गिराना ही होगा। तब इंदिरा ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी नारायण तथा उसके विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दिल्ली में क्या होता है तो देखिए, दिल्ली में रामलीला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार भरी, यानी कि उन्होंने आंदोलन किया। उस समय आकाश में सिर्फ उनकी ही आवाज सुनाई देती थी। उसी वक्त राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। याद रखना, पूछा जा सकता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किसने कहा था, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया। फिर देखिए, फिर जनवरी 1977 में क्या होता है तो इन सभी स्थिति को देखते हुए आपातकाल को हटा दिया जाता है और लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे देशों पर पड़ा था। जब 1977 में हुआ चुनाव ऐसा था कि नेता पीछे थे और जनता आगे थी। यह जयप्रकाश नारायण की ही करिश्माई नेतृत्व का असर था। इसके बाद देखिएगा संपूर्ण क्रांति का परिणाम क्या होता है, तो संपूर्ण क्रांति का परिणाम निकल कर आता है कि संपूर्ण क्रांति की इतनी तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस का सत्ता गिर गया, यानी कि कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जयप्रकाश नारायण जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सरकारों पर निकल पड़ा था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी पूरे देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जयप्रकाश नारायण से मशहूर जेपी से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी आज के सारे नेता जो थे इसी छात्र संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों का आंसर लिखना है। आपको नोट बाय नोट आंसर लिखना है। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में आंसर लिखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं 80% से कम नंबर आपके नहीं आएंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस एक छोटा सा काम करना, आपको जो मैंने टारगेट दिया था 5K का, जल्दी से फटाफट से यार अपने परिवार से 5K मेंबर्स को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करो। और भी क्लासेस आएगी, इसलिए आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।